देहरादून दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम धामी ने शाह का किया स्वागत। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने की अपनी तैयारियां तेज। 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। कार्य योजना तैयार करने के दिए गए निर्देश। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया। उत्तराखंड के टिहरी बांध की झील की खूबसूरत वादियों का दीदार क्रूज बोट में बैठकर करें। जल्द शिफ्ट होगा देहरादून का आढ़त बाजार। दून वासियों को जाम से मिलेगी निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा और जहां सीएम धामी ने अमित शाह का किया जोरदार स्वागत। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत, अन्य गणमान्य ने किया जोरदार स्वागत। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। सीएम धामी ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर धन सिंह रावत, अन्य गणमान्य ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत, अन्य गणमान्य ने किया जोरदार स्वागत। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा और सीएम धामी ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर कोतवाली का द्वार्षिक निरीक्षण करने रुड़की के एसपी देहात स्वपन किशोर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली में दस्तावेज, हथियार, रसोई घर, पीने के पानी व अन्य तरह की जानकारी ली। पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। साथ ही विवेचना को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। हथियारों के रख रखाव को लेकर एसपी देहात स्वपन किशोर ने पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिसकर्मियों के हितों का हर संभव ध्यान रखा जाएगा। आज यहाँ कोतवाली लक्सर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें थाने पर उपलब्ध जो भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, अस्त्र शस्त्र हो, उनके रख रखाव, उनके कार्यकरण, उनकी जो भी स्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी गण हैं वो उन अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कितने निपुण हैं, निरंतर उनका अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी चीजों की समीक्षा और परीक्षण का किया जा रहा है। साथ ही थाने पे के जो भवन है, कार्यालय है, उन सभी के रखरखाव और जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं। रुक
करते हैं अगली खबर का। रुड़की में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम द्वारा आज छापेमारी की गई। यह टीम सबसे पहले रामपुर चुंगी के पास ग्रीन पार्क कॉलोनी पहुंची, जहां पर अल्फा नर्सिंग होम और फोकस नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम को कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं मिला, जिसके चलते मौके पर मौजूद अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ कर टीम वापस लौट गई। हालांकि टीम को नायशा अस्पताल में एक मरीज भर्ती मिला है। टीम में अस्पताल प्रबंधन को अपने दस्तावेज के साथ सीएमओ कार्यालय बुलाया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो रुड़की में फर्जी अस्पतालों की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिविल अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल और अपर तहसीलदार हरिहर उनियाल शामिल थे। आज हुई इस कार्रवाई से निजी अस्पताल स्वामियों को हड़कंप मच गया है। मजिस्ट्रेट साहब, काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि ये हमारे जो रामपुर चुंगी के आसपास के चिकित्सालय, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, फर्जी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनमें आप जाके चेकिंग करिए। सर, इसके साथ में उन्होंने फिर तहसीलदार साहब को साथ में भेजा है, उनियाल जी को। तो हमारे द्वारा एक नायशा, फिर एसपीएम, अल्फा, फोकस और एक सागर, 5-6 हॉस्पिटल में छापे मारे हैं हमने। और बाकी सभी के तो कोई पेशेंट नहीं मिला है, केवल एक जगह एक मरीज़ था, तो वहाँ हमने नायशा में बोला है उसको कि कल तक आके अपने सारे रजिस्ट्रेशन के कागज़ हमको यहाँ पे जमा करेगा। तो क्या कागज़ चेक कर लें उनके, ठीक है, कागज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग सीएमओ द्वारा और सीएमओ के द्वारा लगातार छापे मारे जा रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह सजग है और प्रशासन के कहने पर ही आज ये छापे यहाँ पर मारे जा रहे हैं। अल्फा में तो कोई नहीं मिला, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनका, वहाँ मरीज भी कोई नहीं मिला है। और उनसे कहा है कि अपना डॉक्टर जो भी हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर ओपीडी में देखने के लिए, वो उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वो आगे अपना कागज़ यहाँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आड़त बाजार के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एमडीडीए के अधिकारियों को योजना का काम तय समय पर पूरा करवाने के निर्देश भी दिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखने को कहा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नए आड़त बाजार में 356 व्यापारियों में से 200 ने प्लाट और शेष में नगद प्रतिकर देने की मांग की है। इस समय यहां 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग, आड़त बाजार के दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक और निर्माण सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहां एसटीएम और फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण होना है। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आड़त बाज़ार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूँकि आड़त बाज़ार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग होना। और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें। और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए। जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है, उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। रुड़की की भगवानपुर तहसील के गाड़ क्षेत्र में लाम ग्रांट ग्राम के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लाम ग्रांट ग्राम के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत की लाइन गुजर रही है, जिसकी शिकायत स्कूल प्रधानाचार्य के द्वारा कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की गई। विद्यालय में तकरीबन 250 बच्चे हाई टेंशन लाइन के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ऊर्जा निगम को कई बार लिखित रूप से शिकायत भी कराई गई, लेकिन लाइन शिफ्ट नहीं की गई। बताया गया कि 2 बार बिजली का तार भी टूटकर विद्यालय परिसर में गिरा है, लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण कोई हादसे नहीं हुए।
ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामगढ़ है और यहाँ पर जो है 248 बच्चे हैं टोटल, 6, 7, 8, 9, 10 के। और यहाँ पर एक समस्या यह है कि यहाँ पर पीछे लाइन टूट गई थी 11 वाली है और ये टूटने से जो बहुत बड़ा हादसा बचा। उस समय छुट्टी थी और जैसे सुबह हम आए तो पूरे फील्ड में आग लगी हुई थी जी। अगर बहुत बड़ा, हमने कई बार रिपोर्ट भी दी, डीएम तक गई हुई रिपोर्ट, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी पीछे 15-20 दिन पहले एक पोल गिर गया था बारिश की वजह से। फिर हमने कहा बच्चों को कि भाई यहाँ गाड़ने मत देना, अभिभावकों को भी कहा, लेकिन छुट्टी के बाद वो रातों रात गाड़ के चले गए। एक की जगह 2 खंबे गाड़ गए। तो ये तो जो है बहुत खतरनाक है। इसमें तो जो है मैं ये कहना चाहूंगा संबंधित विभाग वाले इसको तत्काल इसको जो है कार्रवाई करें और इस लाइन को हटा लें, क्योंकि ये तो 11,000 की लाइन है। इसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता था। अगर जो ये गिर गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां एनसीसी दिवस के मौके पर विकासनगर के होरावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। कॉलेज के बच्चों के द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई, जहां पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं, सरकारी स्कूलों की तस्वीर लगातार और ज्यादा बेहतर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सरकार एनसीसी के 10,000 नए कैंडिडेट्स व्यवस्था करने की जा रही है। जो बच्चे एनसीसी लेना चाह रहे हैं वह आसानी से ले सकेंगे, जिसमें चलते पौड़ी में 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी अकादमी भी बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में 100% किताबें, फर्नीचर, शौचालय, लैब, खेल के मैदान सरकार मुहैया करा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की भी तैनाती की जाएगी। आपने जो प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक विद्यालय में साइंस के लिए बीजारोपण जो किया है, विज्ञान के प्रति रुचि जो बढ़ाने का कार्यक्रम किया, सप्ताह यानी चतुर्थ सप्ताह और चतुर्थ। देखिए, आपने देखा होगा कि जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, अब स्कूलों में टीचर्स की कमी कहीं नहीं रही। अभी हम लगभग 7,000 टीचरों की नियुक्ति और कर रहे हैं। फर्नीचर की भी कहीं कमी नहीं है। किताबें भी हम सब बच्चों को फ्री दे रहे हैं। बच्चों को बस्ते फ्री दे रहे हैं। बच्चों को साइकिल फ्री दे रहे हैं। 2,850 रुपया में प्रत्येक लड़की को साइकिल फ्री देते हैं और बच्चों के लिए ड्रेस फ्री देते हैं। 8वीं तक के बच्चों को खाना फ्री देते हैं। इस साल से हम बच्चों को अब कॉपियाँ भी फ्री दे रहे हैं। जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको शैक्षिक दर्शन के लिए पूरे भारत भ्रमण कराने के लिए भी हमने 80 लाख रुपए इस बार दिया है शिक्षा विभाग को। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए कौशल विकास भी हो जाए। बच्चों को, जो बच्चे एनसीसी में जाना चाहते हैं, एनएसएस में जाना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं, टीचिंग शेयर का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और 10,000 हमको नए कैडेट्स उत्तराखंड को मिल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और विशेषकर आज मैं इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का, सभी कैडेट्स का, अपने शिक्षा विभाग के सभी लोगों का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ की 2 डिमांड थी, वो भी हम पूरी करेंगे। एक तो खेल का मैदान बनाने इनका, तो अच्छा खेल का मैदान भी यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा, इनको एक ऑडिटोरियम की भी डिमांड है, तो मैंने इनको कह दिया कि DPR बना के मुझे भेज दें। तो हम पैसे की कमी शिक्षा विभाग में नहीं। सर एनसीसी दिवस है आज, लेकिन पहाड़ों के स्कूलों में एनसीसी की अभी बहुत कमी है। मैंने कहा कि अभी तक हमारे राज्य में लगभग 60,000 एनसीसी कैडेट हैं और अब सभी सरकारी स्कूलों में जो लेना चाहते हैं 10,000 कैडेट्स हम नए दे रहे हैं और अब 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी एकेडमी भी हम बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में सड़क घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन और एआरटीओ के वाहनों पर अधिकारियों ने सड़क से गुजर रहे गन्ने से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और दूसरे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही वाहन मालिकों को रिफ्लेक्टर लगाए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान ओवरलोड वाहनों के चालान भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में गन्ने के वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर, ट्रॉलियां पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं। ऐसे में रात के वक्त और घने कोहरे के दौरान हादसे हो जाते हैं। रिफ्लेक्टर लगाने से विजिबिलिटी की कमी के चलते होने वाले हादसों में कमी आएगी।
आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था जिसमें पुलिस भी है और ARTO साहब भी हैं। क्योंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके तहत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं। इसमें सभी जो वाहन है वो ना करें और दूसरा जो ओवर स्पीड है वो ना करें, और अगर कोई करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। के द्वारा यहाँ लगातार वाहनों पे जो हमारे गन्ने के वाहन हैं उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। रुक करते हैं अगली खबर का। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलूनी का देहरादून तबादला हो गया। शासन से जारी तबादला आदेशों में जया बलूनी को देहरादून ग्रामीण का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। कोटद्वार में ASP जया बलूनी का कार्यकाल शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के साथ ही जन जागरूकता के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून समेत अन्य मांगों को लेकर शहीद स्थल में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें शहीद स्थल पर भूख हड़ताल करने से रोक दिया, जिससे नाराज आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल गेट के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि देर शाम पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा लिया, जिससे हंगामा हो गया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि कुछ विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां रोकने के लिए इस तरह के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। इस कड़ी में भू कानून मूल निवास संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डेमरी ने भूख हड़ताल पर बैठने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पुलिस ने कचहरी स्थित शहीद स्थल की घेराबंदी कर दी और गेट पर ताला जड़ दिया। मोहित डेमरी और समिति के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शहीद स्थल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच गेट के बाहर मोहित डेमरी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे दिन शहीद स्थल के बाहर हंगामा चलता रहा। कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उन हड़ताल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। शहीदों के जो सपने हैं साकार करने के लिए भूख हड़ताल देता है। इस स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई। तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को ये डर है कि सरकार की जो पोल पट्टी है वो जनता के बीच खुल रही है और सरकार जो बार बार झूठ बोल रही है उसकी कलाई भी इन आंदोलनों से खुल रही है, क्योंकि राज्य की बार भू कानून की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार भू कानून पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार के पास कांग्रेस और जनता के सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए जो है आंदोलन को
या जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने की नीति पर सरकार चल रही है। देखिए, लोकतंत्र में देखिए मेरा तो एक मानना है कि हिंसक न सरकार को होना चाहिए और न किसी आंदोलनकारी को। इसलिए अगर हिंसा अगर किसी तरफ से भी होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझते लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात कहना सबको अधिकार है। आपको बताएं कि सरकार सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। वहीं मुख्यमंत्री अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही राज्य के भू कानून को विरोध किया है। आरोप है त्रिवेंद्र और धामी सरकार के राज में राज्य के भू कानून को जोर किया गया। बता दें कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद समाप्त किया गया था। इस पहाड़ों में उद्योगों को स्थापित करना बताया गया था। हालांकि अब इसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे हैं। इसी के तहत हरिद्वार में उद्योग लगाने के लिए ली गई जमीन को प्लांटिंग कर लोगों को बेच दिया गया है। हम भूमि का कानून बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नियत है, उसमें शुरू से खोट रहा है। अभी आप देखिए किस तरीके से जो FRI है उसका भी सर्वे करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा उनके पास 150 से 200 जो है बीघे के करीब ज़मीन है, और इस तरीके से जितनी भी ज़मीनें हैं सबके वो जिस तरीके से पहले उसको कब्जा कर रहे हैं, फिर उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। आप उसको पब्लिक इम्पोर्टेंस, पब्लिक यूटिलिटी के नाम पे ले रहे हैं कि इससे जनता का भला करेंगे, हम वहाँ पे जो है जनता के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन उसको फिर वही बात आई कि पूंजीपति जो मित्र हैं उनके फेवर के लिए बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी भू कानून क्या लेके आएगी? पहाड़ से लेकर मैदान तक तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया है, आप भू कानून की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों में खोट है। देखिए, कुछ लोगों की फितरत है ये कि विरोध के लिए विरोध करना। हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की मंशा पूरी साफ है, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, और जनता हमारी नीयत पर भरोसा कर रही है। इसी की नीयत पर भरोसा करते हुए हम 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीते हैं। हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करती है। कुछ लोग हैं जिनको कुछ न कुछ मुद्दे जो है लगातार वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन भू कानून पर मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। कुल मिलाकर राज्य में पहाड़ की जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून करने की मांग की जा रही है। इसके लिए लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य करने के साथ ही भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखना होगा क्या राज्य में सख्त भू कानून लागू होगा, क्या पारदर्शिता के साथ भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।